अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बहुत बड़ा बाबरकत दिन है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आज उनकी बर्थडे है। तो उस हिसाब से पूरी दुनिया में ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है। तो आप सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। उसके बाद हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जो आज का लेक्चर है वो एक्चुअली जितने भी हम पिछले लेक्चर्स पढ़ के आए हैं, रिव्यू डे है आज। तो रिव्यू डे में हम क्या करेंगे, पहला जो सेशन है वो रीकैप का है। ठीक है, तो रीकैप में हम जितने भी 4 लेक्चर्स पढ़ के आए हैं उनको समराइज़ करके मैं उनका आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर का भी सेशन है। अब देखें, ये वही सेम क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे, नंबर 1 मेरी एकेडमी में। और नंबर 2 ये वही क्वेश्चंस हैं जो राइज़ हुए थे फेसबुक के ऊपर, और यहाँ पे वो भी क्वेश्चंस हैं जो यूट्यूब के ऊपर भी राइज़ हुए थे, मुझसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखें, रिकेप में हम 4 लेक्चर्स पढ़ के आए हैं। इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, उसके अलावा जो दूसरा लेक्चर है लिनक्स वर्सेस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो तीसरा लेक्चर है ओपन सोर्स वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, और जो चौथा है इंस्टॉलेशन ऑफ उबंटू। इसके साथ साथ हमने 5वां भी पढ़ा था जो कि लेक्चर नहीं था, और वो था डिस्ट्रोवॉच.com पे हमने क्या क्या था कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी जितनी भी डिटेल है वो डिस्ट्रोवॉच.com पे पड़ी है। तो हमने तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल को हमने देखा था, और किस तरीके देखा जाता है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो हमने डिस्ट्रोवॉच.com पे देखा था। तो अब देखें, लेक्चर 1 जो था वो इंट्रोडक्शन टू लिनक्स था। उस लेक्चर में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था व्हाट इज़ लिनक्स। तो आज मैं अगर समरी में बताऊं तो लिनक्स इज़ अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इन एक्चुअल इट्स अ कर्नल, जो कि फ्री है एंड ओपन सोर्स है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कर्नल क्या चीज़ है। अब देखें, कर्नल आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कर्नल एक इंटरफेस है, बीच में क्या है, इंटरफेस है, जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट कराता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। देखिए, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सॉफ्टवेयर में होती हैं। जो भी एप्लीकेशन हम चलाते हैं उस के अंदर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। जब हम उसको चलाते हैं तो सारी बातें वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, फिर वो प्रोसेस होने के लिए हार्डवेयर के पास जाती हैं। सीपीयू है या रैम है, मेमोरी है, वहाँ पे जाती हैं। तो वो जो काम है वो कर्नल का है। कर्नल पहुँचाता है हार्डवेयर के पास, और हार्डवेयर जो भी रिज़ल्ट देता है फिर वो वापस कर्नल क्या करता है, यूज़र को स्क्रीन पे या जो आउटपुट होना चाहिए वहाँ पे देता है। उसके बाद हमने देखा था कि लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखें कर्नल जो है लिनक्स का जो कर्नल है वो ओपन सोर्स है। उसकी नेचर क्या है, ओपन सोर्स है। इसका ये मतलब हुआ कि उसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है। अब डेवलपर ने क्या किया कि उस सोर्स कोड को उठाया, और उठाने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन करने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना के उसको नाम दिया। नाम देने के बाद उन्होंने पब्लिश किया उसको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तकरीबन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इनके इन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लिनक्स की फैमिलीज़ हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तकरीबन 14 फैमिलीज़ है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उन 14 फैमिली में सबसे पहले डेबियन है, उसके बाद रेड हैट है। देखें, डेबियन में उबंटू वगैरह आ जाता है, उबंटू है, कुबंटू है या लुबंटू है, जो भी है, ईडीयू बंतु है, तो ये डेबियन में आ जाते हैं। उसके बाद देखें रेड हैट है, सेंट ओएस है, फेडोरा है, या इस तरीके आ जाते हैं। उसके बाद जो तीसरी फैमिली है वो सूस है, फोर्थ आर्क है, फिफ्थ गेंटू है, सिक्स स्लैकवेयर, सेवन्थ एलएफएस लिनक्स फ्रॉम स्क्रैच है, एट्थ क्लियर लिनक्स, नाइन्थ बूढ़ी, 10 निक्स ओएस, 11 पपी लिनक्स,
12 जोरिन ओएस। देखो जो जोरिन ओएस है इसमें भी 3 हैं फ्लेवर्स है, लाइट है, मीडियम है एंड प्रोफेशनल है। और जो जोरिन है वो सेम देखें जो विंडोज़ वाला है तकरीबन उसी तरीके ही उसी तर्ज पे बनाया गया है आम यूज़र्स के लिए, जनरल यूज़र के लिए, जो घरों में यूज़र्स होते हैं, ताकि वो विंडोज़ से जान छुड़ाएं और विंडोज़ जैसा ही तकरीबन विंडोज़ जैसा ही वो आ जाए किसी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जोरिन इस तरीके का है। तो 13th है इंडिवियर ओएस एंड 14 है प्योर ओएस। इसके अलावा भी फैमिलीज हो सकती हैं। उसके अलावा देखें जो पॉपुलर डिस्ट्रोज या पॉपुलर जो फैमिलीज़ हैं वो मैंने आपको बताया था डेबियन एंड रेड हैट में आ जाती हैं। डेबियन खुद एक है और उसके अलावा डेबियन के अंदर देखें उबंटू मैंने आपको बताया था कि ये पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। और पॉपुलर इस हिसाब से कि जो भी लिनक्स पढ़ता है शुरू में, जो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम भी ज़ाहिर बात है इस पे उबंटू पे ही पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में इंस्टॉलेशन ऑफ उबंटू में मैंने आपको इंस्टॉल करवाना सिखाया था। वर्चुअल मशीन उसकी हमने बनाई थी वर्चुअल बॉक्स में, तो वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया था। तो आगे जितना भी काम होगा वो हमारा उबंटू में होगा। तो उसके बाद देखें ये हमने पढ़ा था कि हम लिनक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक तो फ्री है और दूसरा ये सेफ़ है। सेफ़ इस हिसाब से कि वो ओपन सोर्स है। जितने भी डेवलपर इस सोर्स कोड को उठाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले वो सोर्स कोड को रिव्यू करते हैं टोटल, ठीक है। रिव्यू इस हिसाब से कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो देखते हैं अगर उनको कोई मेलिशियस कोड मिल जाता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर का कोड जो है वो अगर मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद वो अपना चीज़ें मॉडिफाई फिर करके फिर चीज़ें ऐड ऑन करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो इस हिसाब से वो क्या हुआ, सिक्योर हुआ। उसके बाद फ्लेक्सिबल है। और इसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि देखें ऑफिशियली अगर आप लोगों को हेल्प नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इसमें देखें कम्युनिटी बन रही है ना। कम्युनिटी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बन रही है, हज़ारों एक्सपर्ट्स हैं। तो उन्होंने देखें ऑनलाइन सर्विसेज देना शुरू कर दी है। जितने भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं तो उनका सलूशन वो रखते जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो इसकी कम्युनिटी बहुत है। लिनक्स में अगर देखा जाए तो इसकी कम्युनिटी बहुत है, वास्ट कम्युनिटी है, जो कि आपको सलूशन मिल जाता है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि स्पेशल क्या चीज़ लिनक्स को स्पेशल बनाती है। तो देखें सबसे पहले वो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो हर कोई, हर डेवलपर अपना अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बना सकता है। उसके बाद देखें कस्टमाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि कस्टमाइजेशन इसको बहुत स्पेशल बनाती है। देखिए कस्टमाइजेशन सोर्स कोड में भी हो रही है और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है और जो ग्राफिकल इन्वायरमेंट है या डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, वहाँ पे भी लिनक्स में ही सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है दूसरों से। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन इसको जो है वो स्पेशल बनाती है। जो तीसरी चीज़ स्पेशल बनाती है वो स्टेबल है। तो स्टेबल का यही मतलब हुआ कि ग्राफिकली अगर देखा जाए तो जो ओवरहेड है, ठीक है, जो बैकएंड पे जो सर्विसेज चल रही होती हैं इसमें कम चलती हैं। ग्राफिकल इसका लाइट है, विंडोज़ का या दूसरों का ग्राफिकल जो है वो हाई है, तो उनके ओवरहेड बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, वो क्रैश हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। लेकिन जो लिनक्स है अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सीधी बात है आप ग्राफिकल इंस्टॉलेशन वहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ पे आप करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। और अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कर रहे हैं तो इसमें ओवरहेड बहुत कम हो जाएंगे और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये यूँ समझें थाउजेंड्स ऑफ डेज़ चल सकता है।
उसमें उसके बाद हमने देखा था कि लिनक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो देखें, अगर आप वेब सर्वर की दुनिया में चले जाएं, वेबसाइट की दुनिया में चले जाएं, तो तकरीबन 85% से भी ज़्यादा जितने भी वेब सर्वर्स हैं वो तकरीबन कहाँ पे होस्ट की हुई हैं, लिनक्स सर्वर्स के ऊपर। उसके बाद अगर आप फ़ोन्स में चले जाएं, तो फ़ोन्स में भी तकरीबन आपको एंड्रॉयड मिलती है और एंड्रॉयड लिनक्स है। उसके बाद आप सुपर कंप्यूटर में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये लिनक्स नज़र आएगा। उसके बाद स्मार्ट होम जो चीज़ें हैं जो कि होम को एक स्मार्ट बनाती हैं, जैसे स्पेशल टीवी है, जैसे फ्रिज है, और उसके अलावा जो चीज़ें कंट्रोल आपको करनी होती है, फ़ैन वगैरह कंट्रोल अगर करने होते हैं, लाइटिंग सिस्टम पूरा उनका बैकएंड पे प्रोग्रामिंग है, तो वो तकरीबन लिनक्स बेस्ड हैं। उसके अलावा देखें जो लेक्चर 2 था, लेक्चर 2 वो था लिनक्स वर्सेस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन उठाए थे लिनक्स के साथ साथ, और 3 डिस्ट्रीब्यूशन में पहला विंडोज़ था, उसके बाद मैक ओएस था, और उसके बाद यूनिक्स था। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से लिनक्स में भी सिक्योरिटी है, और उसके अलावा जो यूनिक्स है उसमें भी सिक्योरिटी है, किन विंडोज़ एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा है इसमें। उसके बाद देखें, रिकेप करते हैं लेक्चर 2 का, वो है लिनक्स वर्सेस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो लिनक्स के साथ साथ हमने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम और उठाए थे, जिसका हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था, ठीक है। और 3 थे, उसमें पहला था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उसके बाद था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड उसके बाद था यूनिक्स। तो लिनक्स में मैंने आपको बताया था कि इस फ्री एंड एज वेल एज ओपन सोर्स। बाकी जो हैं वो ओपन सोर्स नहीं हैं और फ्री भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमने कंपैरिजन की थी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, देखें वो तो पता लग गया कि सिर्फ लिनक्स ही फ्री है, बाकी फ्री नहीं है, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो एप्पल में ही आते हैं, लेकिन एप्पल वाले सिस्टम बहुत महंगे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से उनकी जो कास्ट है वहाँ पे कवर हो जाती है। ऐसे ही जो यूनिक्स है ये सुपर कंप्यूटर के लिए हैं, बड़े कंप्यूटर्स के लिए हैं, जो कि सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ख़रीद सकती है, और वो भी बहुत बड़े एक्सपेंसिव हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कास्ट है वहाँ पे कवर हो जाती है। तो उसके बाद हमने सोर्स कोड के हवाले से देखा था। तो सोर्स कोड में भी देखें, सिर्फ लिनक्स ही ओपन सोर्स है, बाकी तीनों क्लोज सोर्स हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन में भी देखा था, तो लिनक्स में सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन हो रही है। देखें तीनों से अगर कंपेयर करें तो लिनक्स में सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन है। दूसरे देखें लिनक्स में जो कस्टमाइजेशन है, एक तो सोर्स कोड में, और उसके अलावा सोर्स कोड बनने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दे रहे हैं, तो उसमें भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में जो कस्टमाइजेशन करनी होती है तो वो भी लिनक्स में ज़्यादा है, ठीक है। विंडोज़ में, उसके बाद विंडोज़ में ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 1 पे लिनक्स है, नंबर 2 पे विंडोज़ है, उसके बाद नंबर 3 पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और नंबर 4 पे देखें यूनिक्स है। लेकिन यूनिक्स में क्या होता है, कुछ वर्जन्स में तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एक तो सुपर कंप्यूटर के लिए है, मेन फ्रेम के लिए है, और दूसरा जो उसमें कस्टमाइजेशन होगी, ज़ाहिर बात है उसमें आपको टेक प्रोफेशनल चाहिए, वो भी एक्सपर्ट चाहिए जो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है, तो हमें पता लगा था कि लिनक्स और यूनिक्स में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, विंडोज़ में कम है, एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मकसद विंडोज़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो देखें लिनक्स में जो वो सिक्योर क्यों है ज़्यादा, वो मैंने पहले आपको बताया, इसलिए कि उसकी नेचर जो है वो ओपन सोर्स है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलपर सोर्स कोड उठाता है अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, तो ज़ाहिरी बात है वो उस सोर्स कोड को रिव्यू करेगा पूरा। तो रिव्यू करने में अगर उनको कोई मेलिशियस कोड मिल गया तो वो क्या करेगा डेवलपर,
उस मेलिशियस कोड को रिमूव करेगा, क्योंकि उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो उनको तो वो मेलिशियस कोड नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो लाजमी बात है, वो रिव्यू करता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अगर इस तरीके कोई चीज़ें होती हैं तो वो जो डेवलपर है उसको रिमूव करता है। तो इस हिसाब से देखें लिनक्स बहुत मकसद सिक्योर है। और विंडोज़ अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट वाले तो नहीं करते होंगे, लेकिन विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आईएसओ इमेज है आप दूसरी जगहों से भी उठाते हैं ना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप microsoft.com पे जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड करें आईएसओ इमेज, उसके बाद आप इंस्टॉलेशन करें, ठीक है। आप दूसरी जगहों से भी उठा रहे हैं, तो जो दूसरी जगहों से उठा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्ली ये हो सकता है कि वो मकसद किसी हैकर ने उसको डीक्रप्ट कर लिया होगा सोर्स कोड को। उस डीक्रप्ट करने के बाद उसमें फिर मेलिशियस जो कोड है वो भी इंसर्ट किया होगा, ये हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखें जो भी .exe वाली जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं .exe पे हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के अंदर भी मेलिशियस कोड हो सकता है। फिर वो भी ज़ाहिरी बात है क्लोज सोर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी .exe वाले होते हैं वो भी क्लोज सोर्स होते हैं। तो उसमें मकसद ये है कि उसमें जो मेलिशियस कोड है वो इंसर्ट हो सकता है, खदशा है, ठीक है। लिनक्स में बहुत कम है। सिक्योरिटी के हवाले से हमने देखा। फिर सिक्योरिटी के बाद हमने देखा कि सॉफ्टवेयर जो अवेलेबिलिटी है, देखें सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी में विंडोज़ के पास बहुत रेंज है, बहुत ज़्यादा रेंज है, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे बने हुए हैं कि आप विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन देखें अगर लिनक्स की मैं बात करूं तो लिनक्स में क्या है कि वहाँ पे रिपोजिटरीज़ हैं उनकी लिनक्स की, तो रिपोजिटरीज़ में लिमिटेड पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और दूसरा आप सिर्फ तकरीबन उन्हीं रिपोजिटरी से डायरेक्ट आप इंस्टॉल करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। आप कोई कमांड देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं HTTP सर्वर की, तो अपाची 2 से हम क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं कि वहाँ पे हम लिखते हैं sudo apt install apache 2। तो वो कमांड लाइन इंटरफेस पे लिख के जब हम इंटर करते हैं तो वो किसी न किसी रिपोजिटरी से क्या करता है इंस्टॉल करता है। तो लिनक्स में रिपोजिटरीज़ हैं, ठीक है। बाकी विंडोज़ में एज सच ऐसी रिपोजिटरीज़ नहीं है जहाँ से डायरेक्ट आप विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकें। विंडोज़ में अगर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करते हैं वेबसाइट्स पे जाते हैं, डिफरेंट वेंडर की वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आके इंस्टॉल करते हैं। तो यूनिक्स में ज़ाहिर बात है, यूनिक्स में देखें स्पेशल जो पैकेजेस होते हैं वो सिर्फ जो टेक प्रोफेशनल है वो ही सिर्फ इसको क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं। फिर अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिमिटेड है, विंडोज़ से कम है मकसद, ठीक है। उसकी जो रेंज है विंडोज़ से कम है, तो उसमें लिमिटेड है। सिर्फ एप्पल वाले जो भी बनाएंगे वही आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने देखा था कि जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस में देखें लिनक्स जो है नोन फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस स्पेशली ऑन सर्वर्स एंड ओल्डर मशीन्स। उसके बाद विंडोज़ वो स्लो डाउन कर रही थी ओवर टाइम, क्योंकि मोर रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे थे। ग्राफिकल उसमें ज़्यादा है तो मोर रिसोर्सेज उसमें ज़ाहिरी बातें यूटिलाइज होंगे, आपकी मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइज होगी, प्रोसेसर ज़्यादा यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो लिनक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बाकी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। और उसके अलावा यूनिक्स की भी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस पे चल रहा है। तो उसके बाद देखें अगर हम इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में क्या है, एप्पल वाले जितने भी दूसरे बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए दूसरा डिवाइस आपको ख़रीदना पड़ेगा। और ठीक है, फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट वो रखते हैं फिर वो हाई होती है, फिर उनकी जो कास्ट है वो बढ़ जाती है,
ठीक है। ऐसे ही अगर आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ 7, उसके बाद विंडोज़ 8, उसके बाद विंडोज़ 10, इसके बाद विंडोज़ 11, हर किसी की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अलग थी। तो विंडोज़ 11 की डेफिनेटली हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है। तो इसमें आपको रैम जो है वो 4 GB चाहिए, उसके बाद प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद हार्ड ड्राइव भी मिनिमम आपको 40 GB, तकरीबन 40 GB वो होनी चाहिए। तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। तो देखिए लिनक्स में जो है वो इतनी ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो ये क्या होते हैं, लिनक्स के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं जो पुराने सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको आपने क्या किया है, डिस्कार्ड किया हुआ है। तो आप उनको वापस उठा के फिर कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो बहुत लाइट हैं, जैसे मैंने आपको जोरिन का बताया, उसके बाद क्लियर ओएस है, वो आप वो इंस्टॉल करके उसमें फिर आप देखें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड लेक्चर हमारा आ जाता है, और थर्ड जो लेक्चर है वो है ओपन सोर्स वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स में हमने देखा था ओपन सोर्स है क्या। ओपन सोर्स ये है कि जो ओरिजिनल कोडिंग है, जो उसमें ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है, वो ओरिजिनल ही आपको दिखेगी। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है, वो क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स कब होता है, ठीक है, तब होता है जब आप किसी भी सोर्स कोड को इनक्रप्ट करते हैं, इनकोड करते हैं, ठीक है। फिर इनक्रप्ट या इनकोड करने के बाद जो उनकी कोडिंग होती है, अगर आप उठाएंगे देखेंगे, उनकी कोडिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी और वही सेम टर्म्स उसमें नहीं होंगे, ठीक है। जब आप उठाएंगे तो आपको लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों के लिए वो क्या होगा, एक गार्बेज होगा, ठीक है, एक ये इनक्रप्शन। और दूसरा मैंने आपको बताया था कोड ऑब्फस्केशन। कोड ऑब्फस्केशन क्या है कि वो क्या करता है, मैनिपुलेट कर रहा है कोडिंग को। जितनी भी टर्मिनोलॉजी उसमें लिखी हुई हैं, जितने भी कीवर्ड उसमें लिखे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ उन टर्मिनोलॉजी एंड कीवर्ड को चेंज किया हुआ है, ताकि जो अगर हैकर उसको उठाए तो उसको समझ में नहीं आए कि प्रिंट एफ कहाँ लिखा हुआ है, या दूसरी चीज़ें जो भी इसमें हैं वो कहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा। इको है टर्म, दूसरे जो कोडिंग में यूज़ हो रहे हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी आप चेंज करते हैं कोड ऑब्फस्केशन में। तो ये यूँ समझे एक इनक्रप्शन ही है, लेकिन ये स्ट्रांग इनक्रप्शन है। बाकी इसके अलावा जो इनक्रप्शन मेथड्स हैं तकरीबन कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, लेकिन ये जो कोड ऑब्फस्केशन है ये हार्डली ही कंप्रोमाइज़ होगा। सिर्फ जो एक्सपर्ट हैकर होते हैं वही इसको मकसद कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कम इसमें रेशो में, ठीक है। तो विंडोज़ वालों ने ये जो कोड ऑब्फस्केशन है वही यूज़ किया हुआ है। तो इसके अलावा देखिए हमने क्या पढ़ा था, लेक्चर 4 था हमारा। लेक्चर 4 में हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू इंस्टॉल उबंटू 24.04 ऑन वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने वर्चुअलाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, कि एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ आपके पास इंस्टॉल है और आप बिगनर हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लिनक्स के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है आपके पास विंडोज़ ऑलरेडी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप विंडोज़ को ख़त्म करें और लिनक्स को इंस्टॉल करें। फिर आप वर्चुअलाइजेशन लेके आएँ। वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड करें, जैसे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है और जैसे VMware vSphere प्लेयर है, ठीक है। ये दो हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं। तो जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है वो भी ओपन सोर्स है एंड एज वेल एज़ फ्री है, तो आप उसको डाउनलोड करें, वो इंस्टॉल करें। वो इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आप लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें इंस्टॉलेशन में जो दूसरी चीज़ थी वो क्या थी कि हम क्या करते हैं
इसमें मैंने जो लास्ट में आपको बताया था कि जब आप उबंटू इंस्टॉल करते हैं तो उबंटू इंस्टॉल करने के बाद आप उसका टर्मिनल खोलेंगे, उबंटू के अंदर टर्मिनल खोलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम जो भी होगा वो टर्मिनल के ऊपर होगा। तो टर्मिनल खोल के आप सिस्टम को अपडेट करें, ठीक है। वैसे तो हमारी पूरी जितनी भी कमांड्स हैं वो हम टर्मिनल पे करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमने अपडेट की कमांड एक चलाई थी, sudo apt अपडेट, एंड उसके बाद हमने उसको अपग्रेड भी किया था, sudo apt अपग्रेड, ठीक है। तो ये हमने इंस्टॉलेशन में पढ़ा था। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के इसमें सेशन में। तो क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में जो सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, किसी ने पूछा कि लिनक्स का कर्नल क्या है इन डिटेल। वैसे तो मैंने बताया था, तो वो पूछ रहे थे लिनक्स का मकसद, लिनक्स जो कर्नल है वो क्या है। तो उनको मैंने थोड़ा डिफरेंट बताया कि लिनक्स क्या है। लिनक्स कर्नल इज़ द कोर पार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है उसमें कुछ पोर्शन है जो कि कोर पोर्शन है, उसके अलावा आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनेगा, वो लाजमी होगा। और उसी कोर पार्ट का क्या काम है, ये काम है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको इंटरेक्ट कराए हार्डवेयर के साथ। तो इस तरीके मैंने उनको बताया था। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन राइज हुआ वो ये हुआ कि डू यू नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज़ लिनक्स। तो ये किसी ने पूछा कि क्या प्रोग्रामर होना ज़रूरी है, लिनक्स को इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्रामर का होना ज़रूरी है। तो मैंने उनको बताया कि नो, यू डोंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज़ लिनक्स, ठीक है। क्योंकि देखें, मैंने उनको बताया था कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं जो यूज़र फ्रेंडली हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जोरिन ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो विंडोज़ के तिज़ पे ही बना हुआ है, और वो इसलिए बना है कि उनको रिप्लेस करना है विंडोज़ को, ठीक है। और ये घरों के लिए है। तो देखें, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो वो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामर हो तभी आप लिनक्स इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जनरल यूज़र हो और जनरल पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन हुआ था वो ये हुआ था कि इज़ लिनक्स सेफ़ टू यूज़। तो देखें, हम ये तो पहले पढ़ के आए कि देखें ये ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स नेचर की वजह से सारी बातें जो भी डेवलपर हैं उसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं पूरे कोड को रिव्यू करने के बाद अगर मैलिशियस कोई चीज़ इनको मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें, आप इनको और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। और वो स्ट्रांग आप कैसे कर सकते हैं, लिनक्स में एक है परमिशन का, कि आप वो परमिशन यूज़ करके, आप परमिशन सेट करके आप इसको बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। किसको अलो करना है, किसको अलो नहीं करना, क्या करना है। और इसके अलावा जो इनका फायरवॉल है लिनक्स में, वो भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उसको फाइन ट्यून करेंगे, इन दोनों को, एक परमिशन को और दूसरा फायरवॉल को, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग आपका सिस्टम बनेगा वो लिनक्स का होगा। तो यस, लिनक्स बहुत सेफ़ है यूज़ करने में। तो उसके बाद जो क्वेश्चन रेज हुआ था वो हुआ था, कैन आई रन विंडोज़ सॉफ्टवेयर ऑन लिनक्स। तो उनको मैंने जवाब दिया था यस, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन आप किस तरीके करेंगे। एक तो वर्चुअलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करें, एक वर्चुअल मशीन बनाएं विंडोज़ की लिनक्स के अंदर, फिर आप उसमें विंडोज़ यूज़ करें, और फिर जो विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आप यूज़ करें जो आप लिनक्स में यूज़ नहीं कर सकते। जो दूसरा मैंने इनको ऑप्शन उन स्टूडेंट को बताया था, वो बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है लिनक्स के अंदर, एक सॉफ्टवेयर है
उनमें भी आप विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कुछ सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उस पे काम चल रहा है। जब वो बिल्कुल एक अच्छा हो जाएगा तो आप उसमें कर सकते हैं, और उसका नाम है वाइन, WINE, वाइन। वाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, और दूसरा वर्चुअल मशीन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लिनक्स ऑन अ सर्वर कंपेयर टू विंडोज़ सर्वर। तो देखें, तकरीबन अगर आप इसमें चले जाएं सर्वर की दुनिया में, तो मैंने आपको बताया कि 85% से भी ज़्यादा लिनक्स बेस्ड आपको सर्वर मिल रहे हैं, वेब सर्वर। तो क्यों मिल रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अगर आप थोड़ा रिकेप करें अपने आप को तो आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी के हवाले से, ठीक है, लिनक्स के सर्वर जितने भी हैं तकरीबन वो क्या हैं, स्टेबल हैं। अब देखें, ये वेब सर्वर वाली दुनिया क्या हो जाएगी, इंटरप्राइज की दुनिया हो जाएगी, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप अगर वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए जो भी आप सर्वर लिनक्स का उठाएंगे तो वो टोटल इंटरफेस बेस्ड होगा, कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड होगा। वहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉलेशन आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है ओवरहेड बहुत कम हो जाएंगे, और इसमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप जो है ना वो कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या था लिनक्स का, मैंने आपको बताया था जो वायरसेस हैं वो बहुत इसमें कम लगते हैं, और उसकी जो नेचर है वो ओपन सोर्स है। और दूसरा, अगर एक्जी वाले वायरस भी इसमें आ जाएं तो देखें, एक्जी वाले बने ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए है ना, ठीक है, ये इसके लिए नहीं है। तो ये अगर यहाँ पे एक्जी वाली कोई चीज़ आ गई तो उनको सिंपली ये समझेगा कि इट इज़ अ फाइल, ठीक है। उनको कंसीडर यही करेगा, कोई कोई वो कंसीडर नहीं करेगा कि ये वायरस है फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। फिर एग्जीक्यूट जब चीज़ हो जाती है उसके बाद वो क्या करते हैं, नुकसान देते हैं वायरसेस। तो इसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही ना, इसको सिर्फ वो समझ रहा है कि ये इट्स फाइल, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि कैन आई यूज़ लिनक्स विदाउट नो हाउ टू यूज़ द कमांड लाइन, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो देखें, मैंने पहले भी आपको बताया कि जोरिन ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर ओएस है, और दूसरे भी हैं जो यूज़र फ्रेंडली हैं। तो उसमें ज़्यादातर आपको कमांड लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप ग्राफिकली भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल के इन डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम देखेंगे। तो इसका आंसर यही है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज़ अ लिनक्स टर्मिनल, टर्मिनल क्या है, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द कमांड लाइन। तो ये कमांड लाइन जो विंडोज़ में यूज़ हो रहा है उससे डिफरेंट वो कैसा है। तो देखें, मैंने उनको बताया था कि जो लिनक्स टर्मिनल है वो बजाते खुद क्या है, एक प्रोग्राम है, ज़ाहिर बात है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। उनकी अपनी एक कोडिंग की हुई है, ठीक है। तो वो कोडिंग, उसी कोडिंग के ज़रिए क्या करते हैं, उसी कोडिंग के ज़रिए हम जब उसको इंस्टॉल करते हैं इस टर्मिनल को, तो टर्मिनल जब खुल जाता है तो उस विंडोज़ में हम कमांड लाइन आ जाती है जहाँ पे हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो लिनक्स टर्मिनल है वो टूल है जहाँ पे आप किस चीज़ को एक्सेस करेंगे, कमांड लाइन को आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। और कमांड लाइन पे आप क्या करेंगे, डिफरेंट कमांड्स को आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, देखें, विंडोज़ के लिए जो मैंने आपको बताया, तो विंडोज़ में भी कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI, तो वो मेरे जहन में आ गया। तो देखें, कमांड लाइन क्या चीज़ है कि लिनक्स टर्मिनल बजाते खुद क्या है, एक टूल है। आप इसको जैसे ही देखें इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स टर्मिनल एक टूल है
तो वो एक कमांड लाइन नहीं है, वो टूल है। तो उस टूल के ज़रिए आप क्या करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे जो ब्लैक स्क्रीन आएगी, आप उस पर क्या करेंगे, कमांड लाइन आ जाएगा और कमांड वहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन था, हाउ डज लिनक्स सपोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैंने जो उनको बताया था, लिनक्स इज़ अ ग्रेट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेवलपमेंट टूल्स। तो बजाते खुद देखें, अगर मैं इसकी बात करूं लिनक्स टर्मिनल की, तो लिनक्स टर्मिनल के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट उस लिनक्स सर्वर में ही इंस्टॉल किए हुए हैं, टर्मिनल के अंदर ही। जो हम टर्मिनल एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसमें कमांड लाइन आ जाती है, तो इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी टूल हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या हुए हैं, इंस्टॉल हुए हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। It also offers powerful command line utilities and scripting option to streamline the development process। ठीक है, तो डेडिकेटेड उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग टूल है वो इसमें इंस्टॉल हुए हैं। उसके बाद देखें जो दूसरा क्वेश्चन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और वो था व्हाट आर सम कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट लिनक्स। तो कुछ मिसकंसेप्शन हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई ये इसमें सिर्फ कमांड लाइन का हमने सुना है, तो ये जो है ना टेक एक्सपर्ट के लिए है, ये जनरल यूज़र इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत मकसद डिफ़िकल्ट है यूज़ करने के लिए। तो उनको मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी इनका जवाब भी दे चुका हूँ कि देखें इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, आप इनको एक्सप्लोर करें तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एक जनरल यूज़र या जो घरों के यूज़र्स हैं वो अपने आम यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आम यूज़ वो क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है, जैसे देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस है, आप लिब्रे ऑफिस को यूज़ करके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखें वर्ड प्रोसेसर है, यहाँ पे पावर पॉइंट है, यहाँ पे एक्सेल है, वो सब यूज़ करके फिर आप उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट अटैच आप कर सकते हैं, वो अटैच हो जाएंगे। अटैच करने के बाद देखें घरों में तो तकरीबन यही काम होता है, तो ये सारे जो घरों में आप काम करते हैं वो कर सकते हैं। फिर देखें घरों में तकरीबन गेम्स भी खेलते हैं, तो इसमें गेम्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इनका आंसर यही था। उसके बाद व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लिनक्स ओवर विंडोज़ फॉर प्रोग्रामिंग। तो मैंने उनको बताया था कि देखें लिनक्स इज़ प्रेफर्ड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट्स ओपन सोर्स। प्रोग्रामर के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का यही मतलब हुआ, प्रोग्रामर को और क्या चाहिए, अगर कोई एक कोड मिल जाए उनको एक अच्छी चीज़ का, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर उनको कोड मिल जाइए तो उनके लिए और क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, एक तो एडवांटेज यही है कि लिनक्स ओपन सोर्स है तो वो देख सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट्स मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नेटिवली। तो जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें इंस्टॉल हुए हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये इसमें लिनक्स में पावरफुल कमांड लाइन टूल है। देखें अगर मैं उसकी बात करूं, विंडोज़ की बात करूं, कमांड लाइन इंटरफेस, और इसको कंपेयर करूं टर्मिनल को, लिनक्स के टर्मिनल को, तो इन दोनों में जो लिनक्स टर्मिनल है वो बहुत मकसद पावरफुल है। आप उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो पावरफुल चीज़ें हैं वो आप मकसद एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो परफॉर्म आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद कैन लिनक्स रन ऑन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। कैन लिनक्स रन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर विंडोज़
और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखें वो तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो इसके लिए क्या होता है, अगर लिनक्स के कोई नहीं है, दूसरे हैं, विंडोज़ के हैं और मैक ओएस के लिए जो डिज़ाइन किए हुए हैं सॉफ्टवेयर, तो यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन यूज़ करें, उसके बाद वाइन यूज़ करें। तो अगर ये दोनों पैकेजेस आप यूज़ करेंगे तो आपका जो मोटिव है वो फुलफिल हो जाएगा। तो हाउ डज द कम्युनिटी सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो कैसे करता है? देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली ऑफिशियल सपोर्ट कोई भी नहीं है इसमें। कौन सी सपोर्ट अवेलेबल है? कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी ड्रिवन सपोर्ट। तो कम्युनिटी ड्रिवन सपोर्ट क्या है कि इसमें कुछ एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, उनकी कम्युनिटी बन रही है, फिर वो ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे होते हैं लिनक्स के यूज़र्स को, चाहे वो सर्वर यूज़र्स हों, चाहे वो जनरल यूज़र्स हों, कोई भी यूज़र्स हों। और अगर कोई भी इशू आ जाए तो आप उस कम्युनिटी ड्रिवन का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, वो आंसर्स आप ढूंढ सकते हैं। फिर आप डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और उनसे आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। Why might a company choose proprietary software open over open source? तो companies might choose proprietary software for guaranteed support, regular update and a polished user experience। देखें यहाँ पे कह रहा है कि proprietary सॉफ्टवेयर को क्यों अहमियत दे रहे हैं कंपनी वाले ओपन सोर्स से। तो जारी बात है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो जिनका यही कंसर्न होता है कि अगर उस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ज़ाहिर बात है उसकी कास्ट है, तो उसमें आपको ऑफिशियली सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं। वैसे अगर देखा जाए उसी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन ओवर द टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो ओपन सोर्स में जो यही सपोर्ट है, तकरीबन अगर करंट इसकी टाइम की बात करूं तो तकरीबन उतनी आपको सपोर्ट मिल रही है जितनी प्रोप्राइटरी की सपोर्ट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए मिल रही है। तो ओपन सोर्स में भी तकरीबन उतनी सपोर्ट क्या हो रही है, मिल रही है। तो अब कंपनीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं। कैन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बी एज सिक्योर एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? यस, ठीक है। ओपन सोर्स का मैंने आपको बताया कि ओपन सोर्स में क्या है, डेवलपर अगर देखेगा मेलिशियस कोई कोड है उस सॉफ्टवेयर में तो उस कोड को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो वो उससे भी मेरे ख्याल में जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उससे ज़्यादा क्या है, सिक्योर है अगर देखा जाए, ठीक है। तो हाउ द सिक्योरिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ एक्टिवली इट इज़ मेंटेन एंड अपडेटेड। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं अगर उनकी अपडेट्स आ रही हैं टाइम टू टाइम अगर उसमें वो चेक करते रहते हैं तो उसके बाद उसकी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। Why would you install Ubuntu in a virtual machine instead of directly on your computer? वो मैंने आपको बताया कि हम क्यों ये प्रेफर कर रहे हैं कि उबंटू को वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करें, डायरेक्टली क्यों नहीं करें कंप्यूटर के ऊपर। देखें जो बिगनर्स हैं उनके लिए फ़िलहाल तो ये टफ़ होगा यूज़ करने में, ठीक है। तो उनको कोई यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना, बैकअप में कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो इनके लिए यूज़र फ्रेंडली हो और वो यूज़ करके जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो कर सके ना। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, वाई वुड यू इंस्टॉल उबंटू इन अ वर्चुअल मशीन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ऑन योर कंप्यूटर। तो क्या करेंगे, उबंटू को क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसका आंसर यही है। उसके बाद डू यू नीड स्पेशल हार्डवेयर टू रन उबंटू इन अ वर्चुअल मशीन।
देखिए स्पेशल हार्डवेयर का ये है कि उसमें वर्चुअलाइजेशन जो फीचर है वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कुछ लैपटॉप ऐसे हैं पुराने जिसमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन नहीं है, वो फीचर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ज़ाहिर बातें नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो वर्चुअल मशीन है वो सिर्फ जिसमें वर्चुअलाइजेशन फीचर अवेलेबल होगा वहीं पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़ाहिर बात है आप होस्ट के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो सीपीयू भी चाहिए, रैम भी चाहिए एंड हार्ड ड्राइव भी चाहिए, तो वो भी चाहिए हमें, वो भी होना चाहिए। What are common issues you might face when installing Ubuntu on a virtual machine? कॉमन जो इश्यूज़ हैं, देखें कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है एक विंडोज़ का, विंडोज़ 10 है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको 4 GB रैम चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो उस लैपटॉप में है ही 4 GB, तो अगर 4 GB है और उसमें वर्चुअलाइजेशन सब कुछ है तो आप उसमें वर्चुअल मशीन तो नहीं बना सकते ना। अगर 4 GB उनके लिए है, विंडोज़ जो भी चल रही है आपकी उसके लिए है, तो आप दूसरी रैम वहाँ पे नहीं होगी, तो आप ज़ाहिर बात है यही जो इश्यूज़ हैं ना वो आते रहेंगे। ठीक है, और दूसरा हार्डवेयर इंटीग्रेशन है कुछ, ठीक है, वो भी इश्यूज़ होते हैं। और जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है ये भी आपको सीखनी पड़ेंगी, जो वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है ये भी आपको सीखनी पड़ेंगी, वो भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। हाउ कैन यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ उबंटू रनिंग इन अ वर्चुअल मशीन? तो जाहिर बात है वो क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे मोर रिसोर्सेज। तो कोई ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप हमारे पास होना चाहिए जिसमें जो रैम है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव भी ज़्यादा होनी चाहिए एंड उसके अलावा जो सीपीयू है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर वो जितनी ज़्यादा होंगी तो हम उसको अच्छा चला सकते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद देखें दूसरे ऑप्शंस हैं, गेस्ट एडिशन, जो वर्चुअलाइजेशन टूल्स हैं वो भी इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई वर्चुअल मशीन आप बनाते हैं उबंटू की, जब वो इंस्टॉल हो जाती है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती, तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें जो दूसरे फीचर्स हैं वो भी खुल जाएंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट से कोई चीज़ उठा के गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट आपका विंडोज़ है एंड गेस्ट आपका उबंटू है, तो विंडोज़ से कोई चीज़ कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी है तो वहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है। तो दूसरे भी ऑप्शंस हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो राइज़ हुए थे और जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा अगर इन क्वेश्चंस में से आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज़ हुआ है तो यू कैन आस्क। ठीक है, वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनका आंसर दूंगा। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।